हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। जहां तक हमने पढ़ा था, ये चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी वाइल कॉरेस्पॉन्डिंग विद मेंबर, ये भी हमने कर लिया था। देन हमने 6.2 टॉपिक डिस्कस कर लिया था कि हमको कौन कौन से लेटर्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं। हालांकि इधर बहुत ज्यादा लेटर्स आपको दिख रहे हैं, बट इसमें से कुछ ही लेटर्स जो है आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है कि आपके लिए 6, 7, 8 ये चैप्टर जो है कैसे क्यों इंपॉर्टेंट रखने वाला है छोटा, लेकिन स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे चैप्टर्स है, तो इनको मिस करना मत। ओके, नाउ स्पेसिमेन लेटर्स पे हम पहुंचे थे, जहां पे सबसे पहला जो लेटर था वो शेयर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग था। शेयर सर्टिफिकेट भी मैंने डिस्कस करवा दिया था। वैसे तो आपने ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ लिया है, लेकिन तब भी मैंने आपको शॉर्ट में, ब्रीफ में इधर पिछले लेक्चर में भी डिस्कशन हो गई थी। नाउ आज जो हमको मेन करना है वो डिस्कस करना है फॉर्मेट ऑफ लेटर। एक बार ये फॉर्मेट आपको समझ गया तो वही फॉर्मेट एवरी लेटर में आपको अपनाना है और लेटर लिखना है। तो ये चाहे तो फॉर्मेट जो है एकदम याद कर लेना अच्छी तरह से, भूलने की गुंजाइश मत रखना। तो ये फॉर्मेट अगर हो गया तो आपके आधे मार्क्स तो फिक्स है, और आधे मार्क्स आपके कंटेंट पे, लेटर के फॉर्मेटिंग पे, ये सारी चीजों पे, लेटर के मतलब कि आपने स्पेसिंग दिए कि नहीं, प्रॉपर टेबल बनाया है कि नहीं बनाया, तो ये सारी चीजों पे डिपेंड करने वाला है। तो सबसे पहले जो लेटर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कंपनी का नाम। जहां से हमको लेटर आ रहा है वहां का जो मेन नाम है वो सबसे पहले होना चाहिए। तो आप किसी भी लेटर में देखोगे तो सबसे पहले कंपनी इस लेटर को हमको लिख रही है मेंबर को, तो सबसे पहले उनका नाम, उनका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और कभी भी हम इंट्रोडक्शन नाम से स्टार्ट करते हैं। देन दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी के केस में वो है एड्रेस। जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस रहता है वो एड्रेस आपको सेकंड लाइन में लिखनी है, और ये लाइन वाइज ही होना चाहिए। इधर स्पेस बचा है तो भी आप आगे नहीं लिखोगे, नेक्स्ट लाइन में, और ये मिडल ऑफ द पेज में होना चाहिए। तो पहले नेम ऑफ द कंपनी एंड देन आप रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। और ये बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि क्या मैम हमें लेटर में ये एड्रेस वगैरह दिए होंगे, नहीं दिए होंगे। तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, ऑफिशियल टाइप दिखना चाहिए, थोड़ा बहुत ऐसे घरगुती टाइप एड्रेस नहीं दिखना चाहिए। मिड ऑफ द पेज में वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस इज दैट सिन नंबर, मतलब कि कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको लेटर में डिस्कस करना है वो है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके लिए मैंने आपके लिए गूगल पे पेज ओपन किया हुआ है। तो आप देख रहे हो इधर हर एक जो सिन का, मतलब कि अगर आप देख रहे हो तो ये टोटल कितने 21 अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स के होंगे। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो इसका टोटल जो स्ट्रेंथ होता है वो 21 डिजिट का होता है। नाउ अब जैसे कि पैन कार्ड, अगर आप में से जो वीडियोस मुझे देख रहे हैं, जैसे पैन कार्ड, जीएसटी नंबर जो रहता है उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग रहता है उसमें। जैसे कि आपने गाड़ी का नंबर भी देखा होगा, तो गाड़ी का नंबर तो बहुत लोगों को पता होगा कि MH स्टैंड फॉर महाराष्ट्र, BR स्टैंड फॉर बिहार, फिर कर्नाटका के लिए KA होता है, फिर आगे के जो अल्फाबेट्स होते हैं उससे भी कुछ रेफरेंस हम निकाल सकते हैं। तो वैसा ही रेफरेंस, मतलब वैसा ही आपको इधर आइडिया लगेगा कि कंपनी किस टाइप से है। हम कंपनी का थोड़ा बहुत ब्रीफिंग निकाल सकते हैं सिन नंबर से। नाउ तो जो सबसे पहला L या U आएगा, L या U आएगा। अगर L आया तो कंपनी इज लिस्टेड, अगर U आया तो कंपनी इज अनलिस्टेड। तो पहला वर्ड का मतलब, पहला डिजिट जो भी है या वर्ड है उसका मतलब समझा। ओके, नेक्स्ट जो 5 नंबर आएंगे
वो है कंपनी का इंडस्ट्री कोड। मैम ये इंडस्ट्री कोड क्या होता है? तो गवर्नमेंट ने कुछ कोड सेट किए हुए हैं कि अगर आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, ये आप नेचर की कंपनी हो, अगर आप सर्विस नेचर की कंपनी हो, तो आपका कोड क्या होना चाहिए, ठीक है, उसी को हम इंडस्ट्री कोड बोलते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने लिस्टिंग दे रखी है, ये हमारी मर्जी से नहीं चलता है। जब हम इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं कंपनी का, तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे भी हमारे सर्टिफिकेट्स में ये इंडस्ट्री कोड मेंशन होता है, क्योंकि इससे पता चलता है आपकी कंपनी कौन कौन से नेचर ऑफ वर्क, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव मतलब कि वो कर सकती है, मतलब कि क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, क्या वो सर्विस में जा सकती है, और मैन्युफैक्चरिंग भी वो किस किस का कर रही है। तो जब भी कोई अगर आर्टिकल या मेमोरेंडम पढ़ता है और उस इंडस्ट्री कोड को पढ़ता है, तो उसको समझ में आता है कि ये जो कंपनी है वो कौन से नेचर टाइप की कंपनी है। तो ये 5 डिजिट क्या होंगे? इंडस्ट्री कोड। नेक्स्ट जो रहेगा, 2 अल्फाबेट्स रहेंगे, MHKA, जैसे मैंने आपको बोला वो क्या होते हैं? स्टेट कोड होते हैं। तो वो रेफरेंस हमको देगा कि कंपनी कहां पे लोकेटेड है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। देखो कंपनी ऐसा भी हो सकता है कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड चलाई जा रही है, बट मेन हम क्या देखेंगे कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस अगर महाराष्ट्र में है तो MH आएगा, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस कर्नाटका में है तो KA आएगा, जिससे कि जो भी डीलर है, जो भी क्रेडिटर है, उनको समझ में आएगा कि कंपनी का मेन रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस इज इन रिस्पेक्टिव स्टेट। नाउ नेक्स्ट जो 4 नंबर आने वाले हैं वो होने वाले हैं कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ईयर। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ईयर, जिस ईयर में वो स्थापित हुई है उस ईयर वो दिया जाता है, वो ईयर वो दिया जाता है इन 4 नंबर में। तो जैसे कि इधर दिया हुआ है 1907, तो आई थिंक सो ये 1907 टाटा स्टील, टाटा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ईयर दिया हुआ है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी आपका 2003 है, आपका 2013 है, 2019 है, जो भी रहेगा आपका इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला है, उस दिन का, उस ईयर का आप ये नंबर रहेगा। नाउ नेक्स्ट जो है वो है PLC। अब ये क्या है? तो कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो PTC, अगर कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो PLC, अगर कंपनी OPC है तो OPC। तो ऐसे डिस्टिंग्विश करने के लिए हर एक कंपनी के टाइप को मतलब इधर बताने के लिए कि ये प्राइवेट है, पब्लिक है या OPC टाइप कंपनी है, वैसे वो चीज मेंशन किया जाता है नेक्स्ट 3 अल्फा में, ठीक है। एंड लास्ट जो रहते हैं 5, एक्चुअली वो 6 नंबर रहते हैं, स्टार्टिंग के 00 रहेंगे, अगर वो उतना आपकी कंपनी का नंबर नहीं है। मतलब कि एक्चुअली ये क्या रहता है, तो आपकी कंपनी कौन से सीक्वेंस में रजिस्टर्ड हुई है। तो अगर आपकी कंपनी 100th नंबर की कंपनी है जो इस स्टेट में रजिस्टर हुई है, तो आपका 000100, ये कंपनी 260th नंबर पे रजिस्टर हुई थी, तो 000260 ऐसे करके मेंशन है। तो ऐसे करके आपका सिन नंबर जो है 21 अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रेंथ का ये पूरा का पूरा सिन नंबर बनाया जाता है। और आपको ये कौन देता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ये कौन देता है? तो MCA ऑफ कोर्स, जो उसके अथॉरिटीज है। तो ये आपको आप नहीं बनाते हो, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपको अलोकेट होता है, जो कि आपको अपने लेटर में, ठीक है, जो कि आपको लेटर में अपना 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखना है। अभी प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में आप कौन सा नंबर लिखोगे, क्या आपको याद करना पड़ेगा? तो यस बच्चों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ये चीज नहीं दिया जाएगा। तो कोई भी सिन नंबर, मतलब कि मैंने आपको फॉर्मेट तो याद करवा दिया है कि फॉर्मेट कैसे होना चाहिए। अगर स्टिल आपको डाउट है कि फॉर्मेट याद नहीं करना है, डायरेक्ट ये याद करना है, तो ये याद कर लो। जैसे इधर देखो यू क्या दिया हुआ है, अनलिस्टेड कंपनी है ये। फिर आगे के जो 5 नंबर रहेंगे वो इंडस्ट्री कोड रहेंगे, ये स्टेट कोड है, ये इनकॉर्पोरेशन ईयर है, ये PCL मतलब पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक कंपनी, ठीक है। फिर ये जो आगे का नंबर है 6 डिजिट नंबर, वो क्या रहता है?
वो कंपनी का सीक्वेंस नंबर रहता है, कब रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, सो इतना आपको समझ में आ गया। पब्लिक कंपनी रहेगी तो PCL, और अगर प्राइवेट कंपनी रहेगी तो PTC, और अगर OPC कंपनी रहेगी तो OPC, मतलब 1 पर्सन कंपनी रहेगी तो OPC। क्लियर। अभी हम लेटर का जो है लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपको फोन नंबर लिखना है, फिर फैक्स नंबर लिखना है। अब फोन नंबर तो आप सबको पता होगा कि क्या होता है। नाउ फैक्स नंबर क्या होता है? तो ये एक जमाना था जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो हमारे पास एक फैक्स मशीन आती थी जहां पे प्रिंटेड चीजें, मतलब अगर कोई किसी ने हमको कुछ कम्युनिकेट करना चाहा थ्रू मशीन्स, मतलब फोन के थ्रू नहीं, तो वो हमारा फैक्स नंबर एंटर करता था अपने फैक्स नंबर पे, और वो चीज हमारे फैक्स पे प्रिंट होके आ जाती थी। तो आप थोड़ा गूगल कर सकते हो कि फैक्स वगैरह क्या होता है। ये बहुत पुराना एक्चुअली फॉर्मेट दिया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई योर स्टेट बोर्ड हैव नॉट चेंज दिस, लेकिन अगर दिया हुआ है तो आपको कंपलसरी वो फैक्स नंबर लिखना पड़ेगा। आई कांट चेंज इट। ठीक है, कि अगर मैं बोलूं कि ये नहीं भी लिखा तो चलेगा आज के तारीख में, तो वैसा अगर आप करते हो तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, इसीलिए आपको ये लिखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट जो है वो रेफरेंस नंबर है। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये रेफरेंस नंबर क्या है, क्यों है। तो ये रेफरेंस नंबर एक्चुअली क्या होता है कि इस लेटर का प्रीवियस लेटर रेफरेंस क्या है। कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को ईमेल भेजा होगा तो आपको एक सीक्वेंस पता चलता है, जैसे कि सबसे पहले क्या मेरे पास कम्युनिकेशन आया, फिर मैंने उसका रिप्लाई क्या दिया, फिर उस रिप्लाई का सामने वाले से क्या मुझे रिप्लाई आया, देन मैंने क्या रिप्लाई दिया, एंड सो ऑन। कि अगर आपको लेटर ऑन कोई कंफ्यूजन हो तो आप वो ईमेल में जाके प्रॉपरली देख सकते हो कि इसका कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ था। ओके, किस दिन किस वक्त से स्टार्ट हुआ था। लेकिन वैसा अगर मैं लेटर में करना चाहूं तो लेटर में पॉसिबल नहीं होता है। तो नॉर्मली जो लेटर्स के क्या रहते हैं, रेफरेंस नंबर, ताकि अगर मुझे ये पता लगाना हो कि यार ये जो मुझे मेरे पास लेटर आया है कि इसका प्रीवियस कम्युनिकेशन क्या था, मेरे पास प्रीवियस लेटर कौन सा है, तो इस लेटर पे उस लेटर का रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जिससे कि मुझे ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये प्रीवियस लेटर आया था और उसी के अगेंस्ट मुझे ये लेटर मिला है। तो मुझे वो कनेक्शन बनाने में इजी पड़ता है या रिलेट करने में कि अच्छा ये, क्योंकि सारे लोग बिजी रहते हैं, क्या लेटर था, क्यों लेटर था, ये एक बहुत दिनों के बाद याद नहीं आता है, इसलिए आपको रेफरेंस नंबर दिया जाता है ना। अगर आप वो राइट हैंड साइड देखो लेटर का, तो राइट हैंड साइड सीधा सीधा है। कंपनी का सबसे पहले वेबसाइट आएगा। कंपनी का वेबसाइट www. कंपनी का नाम और .com से खत्म होता है। ये नॉर्मली यही फॉर्मेट रहता है, और कंपनी का ईमेल का भी फॉर्मेट फिक्स है, आपको पता है आपका ईमेल रहेगा। तो इधर सीधा सीधा आप कंपनी का ईमेल आईडी डाल देना, आपकी मर्जी से, सिर्फ फॉर्मेट देखना @gmail.com, @rediff.com, yahoo.com ऐसा लिख देना। आगे फॉर्मेट रहना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया आपने। मैंने बोला कि अपनी मर्जी से लिख देना, तो कुछ भी लिखा हुआ चलेगा नहीं, एक फॉर्मेट रहता है हर चीज का। ना आप जिस दिन लेटर लिख रहे हो उस दिन का डेट, मतलब कि जब आप एग्जाम दोगे तो जब आपको लेटर लिखोगे उस दिन, तो उस दिन का ही डेट लिखना। ये पोस्ट डेटेड, प्री डेटेड डेट मत लिखना, उस दिन का ही डेट लॉजिकली लिखा जाता है जब भी हम एग्जाम में लेटर राइटिंग कर रहे होते हैं तब। तो आपको मिडल ऑफ द पेज क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखना है और राइट हैंड साइड क्या लिखना है, वो समझ में आ गया। नाउ अब अगेन लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले जो एड्रेसी है, मतलब जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, उसका नाम आएगा, एंड देन उसका एड्रेस आएगा। एड्रेस आ गया, वो 3 लाइन में आप लिख देना। देखो स्पेसिंग अपने पास इधर भी है,
लेकिन कंजूसी मत करना, जैसा लेटर है, जैसा आपको स्पेसिंग से दिया हुआ है लेटर, वैसा ही हमको लिखना है। तो ये नहीं कि मैम इधर स्पेस बच गया है तो हम इधर ही बॉडी स्टार्ट कर देंगे या नीचे का कंटेंट स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। जैसा स्पेसिंग दिया हुआ है वैसा ही स्पेसिंग करके आपको वो फॉर्मेट बनाना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लेटर इज सब्जेक्ट, जो कि मिडल ऑफ द पेज से स्टार्ट हो रहा है और एंड होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट मीन्स कि ये जो लेटर है कि कौन से इशू पे लिखा हुआ है, तो कौन सा उस मेन कंटेंट इसका क्या, क्योंकि क्या होता है मोस्टली जो लेटर है उसका मतलब सब्जेक्ट देख के मोस्टली लोग पता लगाते हैं कि अच्छा इस बारे में है क्या, तो मतलब वो एक ब्रीफिंग दे देता है हमको, सब्जेक्ट जो है वो हमको एक ब्रीफिंग दे देता है कि चलो ये लेटर इसके बारे में है, तो हमारा माइंड जो है उस वे में चला जाता है और हम फिर कंटेंट को वैसे ही पढ़ते हैं। तो आपने ये सारी चीजें 11th में आई थिंक सो कवर कर रखा है कि क्या होता है ब्रीफिंग, क्या, क्यों हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ऐड करते हैं, क्यों हम बॉडी पार्ट ऐड करते हैं, क्या चीजें किससे रिलेट होती है, सारा 11th का ही कंटेंट है। नाउ सबसे पहला जो आपको सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको सब्जेक्ट के बाद लिखना है वो है सैल्यूटेशन, दैट इज डियर सर, रिस्पेक्टेड सर। आजकल डियर सर, रिस्पेक्टेड सर वन एंड द सेम हो गया है। कुछ सालों पहले जब हम फॉर्मेट लेटर लिखते थे तो हम रिस्पेक्टेड सर से बात, मतलब रिस्पेक्टेड मैम या सर से बोलते थे, लेकिन आजकल डियर फ्रेंड को भी जब हम लेटर लिख रहे हैं तो डियर ही लिखना है, और जब हम किसी फॉर्मल लेटर में जा रहे हैं तो भी हमको डियर से ही स्टार्ट करना है। इट डोंट मेक एनी डिफरेंस इन फॉर्मल या इनफॉर्मल। तो डियर सर हो गया। नाउ लेटर का बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी मतलब जो मेन कंटेंट हम लिखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी हम कंटेंट लिखें तो कुछ चीजों पे हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हमारा जो वे है बोलने का वो फॉर्मल तरीका होना चाहिए, है ना। उसमें यू वी ऐसे वर्डिंग जितने कम से कम हो सके उतने कम से कम यूज करें। मतलब कि बार बार मतलब कि आपने वैसे भी इंग्लिश में तो लेटर राइटिंग सीखा ही होगा, तो वो वाला जो भी सीखा है आपने लर्निंग वो इधर अप्लाई जरूर करना, ठीक है। तो इधर सेक्रेटरी देखो आपको एज अ मेंबर जो है वो एड्रेस कर रही है कि आपको हम इन्फॉर्म करते हैं कि आपने हमारी कंपनी में रिक्वेस्ट डाला था एप्लीकेशन, मतलब शेयर अलॉटमेंट का, शेयर एप्लीकेशन के थ्रू, जिसके थ्रू आपका अलॉटमेंट हो चुका है और उसके मैं जो हूं वो ऑथराइज्ड हूं आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। तो शेयर सर्टिफिकेट आपको जो है वो डिलीवर हो जाएगा 15 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू योर रजिस्टर्ड एड्रेस एज मेंशन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है जो टेबल रहता है। तो जब भी आप कोई लेटर लिख रहे हो तो उसमें जरूर देखना कि आपके टेक्स्ट बुक में कौन सा जो टेबल है वो दिया हुआ है और वही फॉर्मेट अपनाना एग्जाम में, क्योंकि आधे से ज्यादा मार्क्स उसी फॉर्मेट पे डिपेंड होता है। तो सबसे पहले देखो फोलियो नंबर दिया हुआ है, तो फोलियो नंबर लेट मी टेल यू क्या होता है कि जब भी कंपनी जो है रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर बनाती है, रजिस्टर्ड बनाती है, तो हर एक पेज नंबर पे हर एक मतलब जैसे लेजर फोलियो कैसा होता है वैसे ही कि हर एक बहुत सारे पेजेस होते हैं उसमें, तो उस पेजेस में हर एक मेंबर के डिटेल्स लिखे जाते हैं। तो जो भी आप मेंबर हो वो कौन से फोलियो नंबर पे आपके डिटेल मेंशन है, तो सबसे पहले फोलियो नंबर लिखा जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपको रेफरेंस देना हो। अभी ये जो है वो बहुत ओल्ड एज कंसेप्ट है, लेट मी फ्रैंकली स्पीक। अभी आज के टाइम पे ये सारी चीजें मैं आपको बोल रही हूँ कि डीमैट के थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल वी आर
रीडिंग, बिकॉज ये अपना हिस्ट्री है, समवेयर हम कभी यूज करते थे, तो सबसे पहले आपका कौन सा नंबर आना चाहिए, फोलियो नंबर आना चाहिए, दैट इज वो पेज नंबर जिसमें आपका डिटेल मेंशन है। फिर शेयर सर्टिफिकेट नंबर आना चाहिए। शेयर सर्टिफिकेट नंबर मतलब कौन से नंबर का शेयर सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है। देन डिस्टिंक्टिव नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर भी हमने डिस्कस कर लिया था चैप्टर नंबर 3 में, ये कौन से नंबर होते हैं, तो कौन से नंबर के आपको शेयर अलॉटमेंट हुआ है और जिसके अगेंस्ट हम शेयर सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं। तो आपके पास एक्चुअली आपको अलॉटमेंट मिला है, आपको जो शेयर्स मिला है उसकी काउंटिंग 100 है, तो फ्रॉम 301 और 400 का जो नंबर है शेयर्स का वो आपको अलॉट हुआ है। अगेन दिस इज कब का कंसेप्ट, जब ये फिजिकल फॉर्मेट में शेयर्स होते थे तब। आज वर्चुअल फॉर्मेट में होते हैं तो डिस्टिंक्टिव नंबर का कोई कंसेप्ट नहीं है डीमैट फॉर्मेट में। तो ये है हमारा 4 कॉलम जो आपको कंपल्सरी लिखना है जब भी आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू का लेटर लिखने के लिए आए। फिर लास्ट में उन्होंने एक कर्टसी के थ्रू दिया हुआ, इट शैल ऑलवेज बी आवर एंडेवर टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ आवर सर्विस टू यू एट ऑल टाइम। ठीक है, नाउ थैंकिंग यू लिखेंगे एंड इस साइड योर फेथफुली कौन सी कंपनी का नाम क्या है, देन सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर किसका, कंपनी सेक्रेटरी का जो डेजिग्नेशन आप पक्का लिखना, और कंपनी सेक्रेटरी का जो भी नाम होता है, XYZ अपना नाम मत लिख के आना। XYZ आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हो, बट लेट मी टेल यू कि आप अपना एग्जाम में नाम मत लिखना, आप किसी भी जाने पहचाने लोगों का नाम लिख लेना, या तो जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो लिख देना, कोई झंझट मत रखना। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मेट जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है, और ये मैं बहुत धीरे धीरे गई हूं, आई नो, लेकिन अगर ये फर्स्ट फॉर्मेट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ गया तो फिर मुझे नेक्स्ट के जो लेटर्स है वो मैं जल्दी जल्दी करवा सकती हूँ, उसमें कुछ टेंशन नहीं है। ओके, नाउ जो आपको नेक्स्ट लेटर लिखना है वो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपको ये पता है कि हम डिविडेंड किसको पे करते हैं, वी पे डिविडेंड टू ऑल आवर मेंबर्स शेयर होल्डर। तो अभी कुछ चीजें आपको दिया हुआ है डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड क्या रहता है, तो प्रॉफिट का पार्ट रहता है जो कि हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 2 टाइप के डिविडेंड रहते हैं, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। फॉर योर इंफॉर्मेशन हम ये लेटर चैप्टर्स में डिटेल में करने वाले हैं, तो डोंट वरीज कि आपको ये तो पता नहीं था कि डिविडेंड 2 टाइप के होते हैं। तो लेटेस्ट चैप्टर में ये सारे कंसेप्ट कवर होने वाले हैं। देखो 2 तरीके होते हैं डिविडेंड पे करने के, एक डिविडेंड वारंट और एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड। ठीक है, तो पहले के जमाने में जब सब फिजिकली ट्रेड वगैरह होता था तब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है वो भी फिजिकल मेथड से ही होता था, जिसे हम डिविडेंड वारंट बोलते हैं। और एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जो इलेक्ट्रॉनिकली बैंक के थ्रू ट्रांसफर होता है टू अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हु इज एंटाइटल्ड टू डिविडेंड। ठीक है, नाउ दूसरा जो कंसेप्ट है, ये वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डिविडेंड एक्चुअली डिक्लेयर्ड कैसा होता है। एक्चुअली उसके 2 स्टेप होते हैं। डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर एट एनुअल जनरल मीटिंग ऑन सच रेट एज मे बी रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखो ये चीज समझ लो कि एक्चुअली पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि जो रेट ऑफ डिविडेंड होना चाहिए, रेट ऑफ डिविडेंड, और ये डिसीजन कि हमको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है, तो ये इनिशियल बेस पे बोर्ड डिसाइड करते हैं। देन अगर बोर्ड को ऐसा लगता है कि यस हमारी कंपनी की हालात वगैरह ठीक ठाक है, देन जब रिकमेंडेशन हो जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, क्या रिकमेंडेशन हो जाता है, मतलब ही अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलाउ करते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप होता है शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना। अप्रूवल मतलब कि जो हमने रेट डिसाइड किया है डिविडेंड का, क्या आपको ये सही लगता है, और क्या आपको ये सही लगता है कि हम डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर ये चीज शेयर होल्डर को सही लग रहा है कि यस इतना रेट बराबर है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये भी बराबर है, तो शेयर होल्डर जो है इस चीज को अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव मतलब ओके बोल देते हैं इसको, और ओके मिलने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। और डिक्लेरेशन के बाद जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको वापस नहीं ले सकते। वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, मतलब
आप रिकमेंडेशन के टाइम पे ये चीज डिसीजन ले सकते हो वापस। अप्रूव हो गया उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल सकते हैं यार नहीं इस साल अप्रूव तो हो गया, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि डिविडेंड के बाद हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है, तो इसके बाद भी वो मतलब डिविडेंड जो है वो रोक सकते हैं। बट वंस दे डिक्लेयर्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग कि ओके हमने फाइनल कर दिया है, तो उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने मुंह बोली से मुकर नहीं सकते हैं, ये एक लॉ है। सो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जो मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में डिक्लेयर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 23-24 चल रहा है, तो अगर डिविडेंड जो है वो इस साल ही डिक्लेयर्ड हुआ मिडल ऑफ द ईयर में, जैसे जून में, जुलाई में, अगस्त में, तो उसको हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, मतलब बीच में डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ डिविडेंड। और जो आफ्टर अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद सितंबर मंथ में, मतलब इस ईयर के लिए अगर आप सितंबर मंथ में डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब उसके अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद, तो उसको हम फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। सो एक रूल है कि जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो वो कितने दिन में पे हो जाना चाहिए शेयर होल्डर को, विद इन 30 डेज पे हो जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ बोर्ड सेक्रेटरी सेंड अ लेटर ऑफ कंसर्न शेयर होल्डर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो हम उनको बताते हुए कि यस हमारी कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो आप अपने बैंक अकाउंट में, नहीं तो हम आपको अटैच डिविडेंड वारंट दे रहे हैं, तो आप उसको रियलाइजेशन करवा लीजिए। तो ऐसी इंफॉर्मेशन देते हुए हम उनको लेटर लिखते हैं, जो कि अगर आप लोगों में से किसी के पेरेंट्स ने या किसी के सिबलिंग्स ने अगर इन्वेस्ट किया होगा किसी कंपनी में, तो कोई ना कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो डू आस्क आपके भाई बहन से या फादर से कि पापा आपको कभी ऐसा लेटर आया है क्या, डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ है करके। तो वो प्रायर इन्फॉर्म मतलब कि कैसा होता है, हम जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स रहते हैं वो कंपनी के मीटिंग में अटेंड नहीं करते हैं, तो वो सबको ये इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो मीटिंग में आए थे और जो नहीं भी आए थे, कि हमारा ये डिविडेंड जो है इस साल के लिए अप्रूव हो चुका है, एंड नाउ वी आर क्रेडिटिंग यू दिस मच ऑफ पेमेंट, जितना भी बनता है। सो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द बोर्ड, द सेक्रेटरी सेंड द लेटर टू अ कंसर्न शेयर होल्डर, जिनको भी डिविडेंड मिलना चाहिए उनको लेटर भेजना पड़ता है, और उस लेटर में एक्चुअली डिटेल इंफॉर्मेशन रहता है कि अबाउट पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि आपका हमारे मतलब कि आपने हमारे यहाँ कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे इन्वेस्ट किया हुआ है, डिविडेंड वारंट नंबर क्या है, ग्रॉस डिविडेंड क्या है, टीडीएस क्या है, एंड नेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड क्या है। एक्चुअली टीडीएस क्या होता है, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करती हूँ। डिस्टिंक्टिव नंबर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये आपको मैंने डिस्कशन किया था। नाउ अभी टीडीएस को डिस्कस कर लेते, क्योंकि ये ब्लू वाले बॉक्स में वही डिस्कस किया हुआ है। तो जब भी कंपनी जो है वो शेयर होल्डर को जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो ऐसा एक लॉ है कि अगर वो 5,000 से ऊपर डिविडेंड जाता है, तो आपको एक 10% और 5% जो भी जिस मतलब कि ये चेंज होते रहता है, 10% और 5% आपको डिडक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं, मतलब फिक्स परसेंटेज नहीं होता, हर साल चेंज भी हो सकता है या कभी कभार ये सालों सालों फिक्स भी रहता है। तो अगर 5,000 से ऊपर डिविडेंड गया तो बोला हुआ है कि आपको एक अमाउंट डिडक्ट करके, मतलब या तो 10% ऑफ डिविडेंड अमाउंट या तो 5% ऑफ डिविडेंड आपको वो गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करना पड़ेगा। जैसे जीएसटी होता है ना कि जब आप सेल करते हो तो जीएसटी आपको कलेक्ट करना पड़ता है, तो वैसा ही मतलब कि सेल वैल्यू के साथ आपको जीएसटी भी कलेक्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करना पड़ेगा। तो वही कंसेप्ट है कि जब आप डिविडेंड पे करते हो तो आपको वो जो अमाउंट है उसमें से आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, और किसको पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये एक रूल ही दिया हुआ है जो हम टीडीएस के मतलब टीडीएस एक कंसेप्ट करके है उसमें दिया हुआ है। तो इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है कि टीडीएस मतलब क्या होता है। ओके, सो अभी हम एक लेटर करेंगे जहां पे जो एक कंपनी है वो डिविडेंड वारंट के थ्रू डिविडेंड दे रही है।
नाउ सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि डिविडेंड वारंट होता कैसे है, मतलब काम कैसे करता है। तो देखो, डिविडेंड वारंट एक बहुत पुराना मेथड था, एज आई टोल्ड यू। एक चेक की तरह आप उसको ले सकते हो। जैसे चेक कैसे होता है, अगर मुझे आपको एक पेमेंट करना है, ठीक है, XYZ अमाउंट का मुझे पेमेंट करना है, तो मैं एक मेरे चेकबुक से एक चेक लिखती हूँ, जो कि जिसपे मैं आपका नाम लिखती हूँ और अमाउंट लिखती हूँ, कितना पे करना है, डेट लिखती हूँ एंड सिग्नेचर कर देती हूँ, राइट। ऐसा ही मेथड होता है और आपको वो दे देती हूँ, आप वो बैंक में सबमिट करके आपके बैंक में ट्रांसफर करवा लेते हो, नहीं तो आप कैश इन कैश करवा लेते हो। ओके, तो ये मेथड होता है चेक का। तो वैसे ही मेथड कुछ डिविडेंड वारंट का होता था कि डिविडेंड वारंट एक डुप्लीकेट चेक की तरह होता था, लेकिन उसका नाम डिविडेंड वारंट होता था। मतलब वो इसलिए इशू किया जाता था क्योंकि पेमेंट करना है और वो डिविडेंड का पेमेंट करना है, ठीक है। तो उसमें कंपनी का नाम होता था और टू पे लिखा जाता था, जो भी शेयर होल्डर का नाम है, अमाउंट लिखा जाता था, डिविडेंड अमाउंट, एंड कंपनी के डायरेक्टर का, कंपनी सेक्रेटरी का, कंपनी का सील वगैरह उसमें रहता था एज अ ऑथराइजेशन, ठीक है, एंड डेट लिखा जाता था। तो एक्चुअली देख रहे हो कि इसमें आपको अगर इंक्लोजर में दिखेगा कि डिविडेंड वारंट इस लेटर में अटैच है। तो इनका कहने का मतलब है कि हमने आपको ये बताते हुए कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया था इस दिन, और हमने इस लेटर के साथ क्या अटैच कर दिया है, डिविडेंड वारंट अटैच कर दिया है, जो आप अपने बैंक में जाके इसको इनकैश करवा सकते हो हमारे बैंक अकाउंट से। तो कोई भी बैंक ये सर्विस देता है, तो ऐसा एक मेथड रहता था, जैसे चेक का पेमेंट होता था वैसे ही डिविडेंड वारंट का पेमेंट होता है। सो देखते हैं क्या क्या है। तो जैसे मैंने डिस्कस किया, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस, फिर सिन, फिर फोन, फैक्स, रेफरेंस नंबर, जो कि मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। जिसने नहीं देखा है तो फिर वो देख लो पहले, एंड देन ये वाला लेटर कंप्लीट करना। देन वेबसाइट, ईमेल एंड डेट, एड्रेसी का नाम, मतलब जिसको हम ये लेटर लिख रहे हैं, एंड जो भी एड्रेस है एड्रेसी का, जो भी रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में मिलेगा वो आप एड्रेस लिखोगे। देन सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये है कि हम पेमेंट ऑफ डिविडेंड कर रहे हैं ऑन इक्विटी शेयर्स, जिसका पार वैल्यू है ₹10 ईच एट पार, ठीक है। सो हमको पेमेंट ऑफ डिविडेंड करना है। और डियर मैडम, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है, ये आपको बताते हुए कि हमने अपने 16th एनुअल जनरल मीटिंग में, जो हमारा 16th AGM हुआ है, मतलब इसको ये समझ जाना चाहिए कि ये फाइनल डिविडेंड है, क्योंकि AGM में जो डिक्लेयर होता है वो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है ऑन 20th April 2019. Final dividend at the rate of 2.5 per equity share of 10 each has been approved by the member for the year ending 31st March 2019. मतलब कि हर एक शेयर पे हमने आपको कितना दिया है, 2.5 पर इक्विटी शेयर। मतलब उनका कहने का मतलब है हमने आपको हर एक शेयर पे ₹2.5 आपको इक्विटी शेयर्स दिया है। तो अगर आपके पास 100 शेयर्स रहे तो सबसे पहले आप उसको देखो इधर दिया हुआ है, अगर आपके पास 100 शेयर्स रहे तो आप इसको इंटू करोगे 2.5 से और ये निकलेगा 250। सीधी सीधी बात है कि जितना नंबर ऑफ आपके पास इक्विटी शेयर्स है, जितना नंबर आपके पास इक्विटी शेयर्स है उसको मल्टीप्लाई करना है जितना आपने पर इक्विटी शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो इधर हमको दिख रहा है कि 2.5 रुपीज पर इक्विटी शेयर्स डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो आप सीधा सीधा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू जितना पर इक्विटी शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इट कम 250। कभी कभी क्या होता है कि ना आप परसेंटेज बेसिस पे भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, जैसे कि अगर यही परसेंटेज बेसिस पे होता तो ये 25% होता, और 25% अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता तो सीधा आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू फेस वैल्यू करते, विच विल कम 1000, और इसको 25% से मल्टीप्लाई करते और इट विल कम सेम अमाउंट
250 रुपीज। तो दोनों मेथड है, बट लेट मी टेल यू, जो लिस्टेड कंपनी होती हैं उनको पर इक्विटी शेयर से डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है, वो परसेंटेज बेसिस से नहीं कर सकती है। ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है, जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगी। सो नाउ आगे बढ़ते हैं कि ईयर एंडिंग के लिए क्या बोला है कि हमारा डिविडेंड डिक्लेयर हो गया और आपकी कंपनी ने सारे जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फुलफिल होने चाहिए वो फुलफिल कर दिए हैं एज पर सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। मतलब ये एक्चुअली एक सेक्शन है कंपनी लॉ में, जो जब भी कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड वो फुलफिल होने चाहिए, ये सेक्शन के जो भी रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने वो इंफॉर्मेशन देते हुए आपको बताया है। नाउ डिटेल्स क्या है, तो डिटेल्स ऐसा है कि आपका रजिस्टर्ड फोलियो नंबर, मैंने ये आपको लास्ट उसमें ही बताया था फोलियो नंबर क्या होता है। रजिस्टर्ड फोलियो नंबर ये है, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड जो किया हुआ है आपने वो 100 है, और आपका डिस्टिंक्टिव नंबर ये है। सो जैसे कि हम डिविडेंड वारंट दे रहे हैं तो इधर डिस्टिंक्टिव नंबर आना जरूरी है, क्योंकि ये फिजिकल मेथड ऑफ शेयर ट्रेडिंग है। डिविडेंड वारंट नंबर क्या है, मतलब जैसे चेक नंबर होता है तो वैसे ही डिविडेंड वारंट नंबर होता है। तो डिविडेंड वारंट नंबर ये है, और टोटल अमाउंट, टोटल ग्रॉस अमाउंट क्या है, मतलब विदाउट टीडीएस तो 250, इनकम टैक्स डिडक्टेड कितना है, टीडीएस डिडक्टेड कितना है, तो निल। तो मैंने आपको एक लिमिट बताई थी कि हर साल एक लिमिट आती है कि अगर आपका 5000 से ऊपर डिविडेंड बनता है किसी को, तब आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। लेकिन अगर आप जैसे इनकम टैक्स का स्लैब आपने सुना है कि अगर जिसका 2,50,000 इनकम है तो इनकम टैक्स नहीं डिडक्ट होता, एक स्लैब होता है। जैसे आप अपने पापा से पूछ लो कि अगर उनकी सैलरी जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है उतने ज्यादा रेट से उनका इनकम टैक्स चार्ज होता है, तो वैसा ही स्लैब इस केसेस में होता है। तो इस केसेस में ऐसे 5,000 10,000 ऐसे लिमिट होती है, तो ना ही वो 250 बहुत ही स्मॉल अमाउंट है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, तो निल है। और नेट डिविडेंड 250, मतलब 250 माइनस 0 250 आएगा। सो हम द डिविडेंड इज अटैच हेयर विद, प्लीज डिटैच द डिविडेंड वारंट अलॉन्ग विद द परफोरेटेड लाइन। तो हमने इसके पीछे डिविडेंड वारंट जो है वो अटैच किया हुआ है। प्लीज डिटैच करते वक्त आप वो जो परफोरेटेड लाइन क्या होता है, वो जो आपने देखा होगा किसी पेपर पे जब आप वो निकालते हो तो वो डॉटेड आते हैं ताकि वो इजिली कट हो जाए, इसीलिए उन्होंने आपको वैसा इंस्ट्रक्शंस दिया है। क्योंकि वो चेक अगर थोड़ा सा भी इधर उधर उसको कट लग गया, वो अच्छे से नहीं फटा, तो हो सकता है आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाए या व्हाटएवर वो डिक्लाइन हो जाए। तो वैसे ही उन्होंने वो इंफॉर्मेशन देके आपको बताया है। थैंकिंग यू योर फेथफुली, कंपनी का नाम, साइन सेक्रेटरी का नाम इधर आना जरूरी है। आई डोंट नो उन्होंने क्यों नहीं दिया, शायद मिस कर दिया। अगर आप देखते हो तो इधर ऐसा सेक्रेटरी का नाम आना चाहिए इधर, ठीक है। तो आप प्लीज लिख लेना, इधर शायद मिस हो गया है आपकी बुक से। सो इनक्लोजर क्या होता है, जो भी हमने लेटर के पीछे अटैच किया हुआ है उसको हम इनक्लोजर बोलते हैं, मतलब ENCL के साथ उसको रेफर करते हैं और उसका नाम लिखते हैं उस डॉक्यूमेंट का। तो वो बताता है कि हमने ये आपको लेटर के साथ दिया है, प्लीज आप वो जाके जो भी नीडफुल है वो आप कंप्लीट कर लो। तो ऐसा ये लेटर पूरा ड्राफ्ट हुआ है। तो एक्चुअली ये डिविडेंड वारंट का लेटर है और सेम रहेगा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, बट ये जो पेमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, तो उसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने रिमेनिंग लेटर्स के साथ। तो बाय बाय, सी यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन के लिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ पसंद आता है, कुछ सजेशन देना है, तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। सो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहां पे आप हमारे साथ और अच्छे से जुड़ सकते हैं, तो जरूर फॉलो करना। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।